इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस के लिए हम लोग एक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज कर रहे थे। इसमें अभी तक हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में देख लिया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में यानी कि यूएनईपी के बारे में देख लिया था, वियना कन्वेंशन के बारे में बात की थी, उसी के साथ हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी, आईपीसीसी जो एक गवर्निंग बॉडी है उसके बारे में बात की थी, वियना कन्वेंशन के बारे में बात की थी, अर्थ समिट के बारे में बात की थी, उसके 3 आउटकम के बारे में बात की थी, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, रियो डिक्लेरेशन क्या थी, उसके 2 सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल यूएनसीवीडी, उसके अंतर्गत कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आची टारगेट्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात की थी। इस लेक्चर में हम यूएनएफसीसीसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्या क्या और भी बातें हुई हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ है, उसके बाद बाली समिट्स में क्या हुआ है, डरबन एजेंडा में क्या हुआ है, पेरिस डील में क्या बात हुई है, कैटोविच एग्रीमेंट में क्या बात हुई है। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूएन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है। ये अर्थ समिट में 1992 में, जैसे कि मैंने बताया था कि 1992 में अर्थ समिट का एक आउटकम था। इसमें एक मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज, जो भी कंट्रीज ने अर्थ समिट में पार्टिसिपेट किया, एक बेसिक फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि जो भी इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से अर्थ का मीन टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखना है, तो उसको क्या क्या हमारे एफर्ट्स होने चाहिए, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो व्हाट कैन बी डन टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, उसको हमको ग्लोबल हाउस गैसेस का एमिशन को कम करना है, हमारी एडाप्टिव स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। और चूँकि 2 डिग्री बढ़ ही रहा है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से जो हमारा उसके इनएविटेबल इम्पैक्ट्स हैं, उनको हम कैसे उनके साथ कोप अप करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के एक बेसिक फ्रेमवर्क और बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे इस कन्वेंशन में डिसाइड किए गए। उनमें एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है उसको एक सर्टेन डिग्री से कम पे लिमिट करना है, लेकिन ये डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चूँकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रही हैं, और उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से आज वो डेवलप्ड कैटेगरी में है, वहाँ की इनकम ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो वहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरे हाथ में जो हमारी लीस्ट कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, या इंडिया हो गया फॉर दैट मैटर, या चाइना हो गया, तो यहाँ पे पिछले कुछ ही दशकों में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई है, तो इनका एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कम है और ग्रीन हाउस एमिशन भी कम है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में वो कंपेरेटिवली कम है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से कम होनी चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सभी की कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करके हमको अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो कम करना है, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड भी है। डिफ्रेंशिएटेड डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ अलग है। इसी तरह का एक प्रिंसिपल है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो भी पॉल्यूटर है उसको कुछ पैसे देने होंगे। वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, हमारी अलग अलग स्ट्रेटजीज में अप्लाइड होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस में अप्लाई होगा। जैसे कि मान के चलिए अगर आप कोयला यूज करते हैं, तो आज हमारे यहाँ कोयले का टैक्स का कॉन्सेप्ट आया है कि अगर आप कोयला यूज करते हैं तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ यूटिलाइज होगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स में होगा या टेक्नोलॉजिकल एडवांस में होगा। इस तरह से जो भी पॉल्यूटर है ही शुड पे, तो दैट इज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसी तरह से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड हुआ कि हर एनुअल मीटिंग होगी, जितने भी पार्टीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, उनकी एक एनुअल मीटिंग होगी, उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का नाम दिया गया। और ये मीटिंग आने वाले सालों में कुछ मेजर नेगोशिएशंस और डिस्कशंस करेंगी, जो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसी तरह की थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, थर्ड COP में एक मेजर ब्रेक थ्रू क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में हुआ, तो हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी फॉर डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं था। इसमें कंट्रीज़ को मेजरली 3 भागों में बांटा गया है। Annex 1 कंट्रीज़, Annex 1 कंट्रीज़ मेजरली जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो हैं। Annex 2 कंट्रीज़, इसमें जो इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन है उस तरह की कंट्रीज़ को रखा गया है। ये कंट्रीज़ फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी, कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। और नॉन एनेक्स कंट्रीज़ वो हैं
जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि माइक्रोनेशियास के कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, तो इस तरह की कंट्रीज़ नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हो गई। और 2008 से 2012 इसका कमिटमेंट पीरियड था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा, मैंने अभी प्रिंसिपल बताया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यहाँ पे इसी प्रिंसिपल पे क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीड हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो अपना ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करेंगी। कुछ समय के लिए जो डेवलप्ड कंट्री थी उनको ये छूट दी गई, क्योंकि उनका ग्रीन हाउस एमिशन उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आने वाले सालों में जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जैसे इंडिया और चाइना, तो इनका जो ग्रीन हाउस एमिशंस है वो, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही थी तो उसके साथ उनका ग्रीन हाउस एमिशन भी बढ़ने लगा। और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस बात को काफ़ी ऐसे विरोध भी किया कि ये इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं और इनका ग्रीन हाउस लेवल हमारे कंपेरेबल ही है, तो उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन आगे आने वाले एग्रीमेंट्स में हुआ। तो प्रोटोकॉल की खास बात ये थी कि इसने एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था, इसीलिए ये थोड़ा सा सक्सेसफुल भी मानी जाती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो वी कंट्री है वो अपने टारगेट्स पूरे कर सकती है। और इसकी क्रिटिसिज्म भी यहीं पे इसी बात पे की जाती है, क्योंकि ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए या कंजर्व करने के लिए कोई रियल एफर्ट्स नहीं है। जो भी कार्बन एमिशन है उसको आप एक कमोडिटी की तरह यूज कर रहे हो, उसको आप ट्रेड कर सकते हो, तो एक इंसेंटिव तो ज़रूर मिला है, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिल सकते हैं। लेकिन सेम टाइम पे वो एक डिस इंसेंटिव भी है, क्योंकि पैसे देकर कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हो। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, और एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट भी है। प्रोटोकॉल में मेंशन कुछ फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, तो उसके परफेक्शन में सबसे पहले है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई एक एनेक्स 1 कंट्री किसी नॉन एनेक्स कंट्री में कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट करती है जिससे कि जो हमारा ग्रीन हाउस एमिशंस है वो कम हो। जैसे दिल्ली मेट्रो इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, जिसमें जापान ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था और उससे हमारे काफ़ी ग्रीन हाउस एमिशंस काफ़ी कम हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हमारा इम्प्रूव हुआ दिल्ली में। तो इसी तरह के कई सारे प्रोजेक्ट जब कोई एक एनेक्स 1 कंट्री यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्री किसी कम डेवलप्ड कंट्री में प्रोजेक्ट इस तरह का कोई करती है, तो वो उसको हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के नाम से इस तरह के प्रोजेक्ट जाने गए। सेकेंड इज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई एनेक्स 1 कंट्री किसी दूसरी एनेक्स 1 कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है कोई सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में। सपोज़ करिए कि किसी एक कंट्री के पास कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको जो ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, और दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो चूँकि वहाँ पे उस तरह का इन्वायरमेंट रहता है बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सेफ प्रोजेक्ट माने जाते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे उस अपनी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपेंड करने के लिए दो कंट्रीज आपस में मिलकर किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को अंडरटेक करती हैं, तो इस तरह का प्रोजेक्ट जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के नाम से जाना गया। थर्ड इज कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि कोई कंट्री अगर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, मतलब सपोज़ किसी कंट्री का कुछ ऑब्लिगेशंस था कि हमको इतने यूनिट्स CO2 हम एमिट कर सकते हैं, लेकिन वो अपने एफर्ट्स के द्वारा उससे कम CO2 का एमिशन करती है, तो उसको कुछ कार्बन क्रेडिट्स मिल जाते हैं। उस कार्बन क्रेडिट्स को वो मार्केट में जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से वो एक एक्सचेंज के थ्रू उस कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकती है। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में, तो इसको हम लोग कार्बन ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझने की आसानी के लिए दिखाने की कोशिश की है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में एनेक्स बी पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ एनेक्स बी पार्टीज़ यानी ये एनेक्स 1 पार्टीज़ होती हैं, और ये किसी एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट को अंडरटेक करती हैं आइदर ऑफ, या तो यहाँ इस कंट्री में या तो इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरह की मैकेनिज्म को जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कहा गया। सिमिलरली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कोई एक एनेक्स 1 पार्टी किसी नॉन एनेक्स कंट्री में एमिशन रिडक्शन कोई प्रोजेक्ट करती है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में रेटिफाई हो पाया था। इसका कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 2012 तक था। हम जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज़ को यानी कि जो एनेक्स 1 कंट्रीज़ को उनको बाइंडिंग टारगेट्स मिले हुए थे एमिशन कट करने के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज़ या नॉन एनेक्स कंट्रीज़ को
उससे एमिशन कट करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज इस बात से एग्री नहीं करती हैं, क्योंकि 2005 आते आते चाइना और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के एमिशन काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, और डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ये प्रेशर था डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर से कि उनको भी कुछ बाइंडिंग टारगेट्स दिए जाएं। तो इसी सब में मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में क्या मॉडिफिकेशन हमको करने हैं पोस्ट 2012, इस सब को डिस्कस करने के लिए बाली में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई 2007 में, तो इस सब पे डिस्कशन होने वाला था। हालांकि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे एक सहमति बनी, इसलिए बाली समिट और या बाली एक्शन प्लान इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाली एक्शन प्लान में लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पे बात हुई, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज REDD++, REDD+ मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, इस पे बात हुई। नामा नेशनली अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन, इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों ही अपने एमिशन कट जो उन पे बाइंडिंग नहीं होंगे लेकिन वॉलेंटरली जो भी कट्स कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया है, इंडिया ऑलरेडी हमेशा ही जितनी इस पे ऑब्लिगेशन होता है उससे ज़्यादा ही एमिशन कट करने का ऑफ़र देता रहा है हमेशा से ही। इसी तरह से चाइना ने भी अपने कुछ वॉलेंटरली एमिशन कट्स करने के ऑफ़र किए, तो एक वॉलेंटरली अलाउ किया गया कि कंट्री के अपने जो एमिशन कट्स हैं उनको डिसाइड कीजिए और उनको रिपोर्ट कीजिए। तो इस सब पे बात हुई। तो यहाँ पे हम थोड़ा डेविएट हो गए कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो टारगेट्स है वो बाइंडिंग ना हो गए, वॉलेंटरली ऑप्शन दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अडाप्टेशन फंड की एक बात हुई बाली समिट में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे बात हुई, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हमने अडाप्टेशन फंड की बात की ही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए और जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ, तो इसलिए बाली समिट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली कैंकन समिट और कोपेनहेगन समिट, 2009 की कोपेनहेगन समिट और 2010 की कैनकन समिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें दो इंपॉर्टेंट आउटकम इनके ज़रूर याद रखिए आप। एक ग्रीन क्लाइमेट फंड, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए कुछ फंड की ज़रूरत होती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लेज किया कि आप 100 बिलियन के ट्यून का एक फ़ंड इस्टेब्लिश करेंगी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड वर्क को करने में सहायता करेगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट नामा को रिलेटेड था कि सारी कंट्रीज़ अपने वॉलेंटरली अपने टारगेट्स देंगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनको वेरीफाई करने के लिए फ्री होंगी। तो इस तरह के जो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो नहीं आ रहे थे, लेकिन एक वॉलेंटरली रिजाइम जो आगे आने वाले समय में न्यू नॉर्म होने वाला था। तो इस तरह के छोटे छोटे डिसीजन इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में लिए गए, जो आगे चलकर पेरिस डील जो मैं आगे बताऊंगा, तो पेरिस डील का एक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। तो ये इसलिए बाली समिट, कैंकन समिट, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आपको ये एक दो जो मेन पॉइंट है वो इनमें जानना ज़रूरी है। इसी तरह 2012 की दोहा समिट में एक और ग्रीन हाउस गैस NF3 को जोड़ा गया। कुछ क्योटो प्रोटोकॉल में चूँकि मैंने अभी आप बताया कि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल को ही उसका जो पीरियड था 2012 से 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, और ये बोला गया कि आगे आने वाले सालों में हम जब तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल को एक क्योटो 2 पीरियड एक्सटेंड किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम पेरिस डील और कैटोवे समिट पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको कुछ और जानना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू।